Hello everyone, welcome to the 23rd episode of our PYQ discussion series for your JEE 2024. आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 11th अप्रैल के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट के सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. बट हाँ, हमारे पिछले जो एपिसोड्स थे उनकी कंपैरिजन में यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कुछ अच्छे या डिस्कशन के लायक हैं उनकी काउंट थोड़ी ज़्यादा है. डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लेंथियर एपिसोड, थोड़ा सा लंबा हो सकता है. तो आइए फटाफट शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी से सब्सक्राइब करें. एंड प्लीज़ शेयर अवर वीडियो एंड चैनल विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स. और हाँ, जाते जाते आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक फॉर अस. दैट वुड डेफिनेटली बी वेरी एनकरेजिंग फॉर अस. आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रही हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट का. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर से है और आप देखते हैं हर साल आप बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेने का कारण मैं आपको डिस्कशन के दौरान बताती हूँ कि वाई आई चोज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड विथ यू. एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज, राइट. इस पॉइंट से हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एल आइसोमर्स. तो एल आइसोमर वाली बात हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस प्ले नहीं कर रही है. टेट्रोज मतलब टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, फाइन सभी में है, तो उससे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. गिव्स पॉजिटिव शिफ्ट्स टेस्ट. अब ये जो पॉजिटिव शिफ्ट्स टेस्ट है, आप में से जितने लोगों ने भी एनसीईआरटी से ग्लूकोज पढ़ा होगा, उसमें जो टॉपिक है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए एविडेंसेस कि कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बताती हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, उसमें पहले में ही लिखा है कि इट डू नॉट गिव शिफ्ट्स टेस्ट. तो इसका मतलब है कि अगर एक अल्डोज शुगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाती है तो शिफ्ट्स टेस्ट नहीं देती है. तो 1 and 3 ऑप्शन हम हमारी लिस्ट से हटा देंगे. ठीक. ऑन एसिटाइलेशन एक्स यील्ड्स ट्राई एसिटेट. ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है कि एसिटाइलेशन पर ट्राई एसिटेट बनने की. तो अल्कोहल जो भी है इनको अगर आप एसिटाइल क्लोराइड या अनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो ये जो ROAC बनने की प्रोसेस है इसे एसिटाइलेशन कहा जा रहा है. जितने OH होंगे उतना ट्राई एसिटेट बनेगा. तो मेरे ये जो दोनों ऑप्शन लिस्ट में बच रहे हैं सेकंड एंड फोर्थ, उन दोनों के पास ही 3 अल्कोहल्स हैं, तो दोनों ट्राई एसिटेट बना सकते हैं. इससे मैं 2 और 4 को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती. X ऑल्सो अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शंस. अब इन रिएक्शन पर हम आए. X 2 है या 4 है. HNO3 से इट रिएक्ट्स, दैट इज नॉट ऑफ मच हेल्प क्योंकि दोनों जो है अल्डोज हैं, अल्डारिक शुगर बना लेंगे, ऊपर भी COH नीचे भी COH, इससे फ़ायदा नहीं है. लेकिन X NaBH4 से जब रिडक्शन करवाया जा रहा है तो B कंपाउंड बना रहा है जो कायरल है. आइए ये लिखते हैं. तो CH2OH CH2OH HOH OHH, ये इसके NaBH4 रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा. और अगर 4 स्ट्रक्चर होता फॉर X तो इसके रिडक्शन से हमें मिलता CH2OH CH2OH OHH एंड OHH. अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 स्ट्रक्चर से मुझे प्रोडक्ट बन रहा है ये तो मीज़ो है, और अगर ये मीज़ो है तो ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है. जबकि क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको एम्फेटिकली कह रहा है कि B हैज़ टू बी अ कायरल कंपाउंड. तो क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है. ये देखिए, इसमें ना POS है ना COS है, तो ये आपके लिए कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड बन रहा है, राइट. तो ये हमारा आंसर होना चाहिए एंड दस आंसर इज दिस इज आवर आंसर. ओके, तो क्या सीखा इसमें? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्डोज
आपको शिफ्ट टेस्ट नेगेटिव देता है, और NaBH4 से CHO को आप CH2OH करके चेक करें, स्ट्रक्चर बनाएं, कौन कायरल दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। इससे हमने आंसर को कंक्लूड करा। यहाँ HNO3 से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इन डिसाइडिंग द आंसर, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर इसको मैं HNO3 से रिएक्ट कराऊं तो बनेगा क्या, ताकि आपको याद आ जाए कि COOH दोनों एंड्स यानी अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हुआ है और प्राइमरी अल्कोहल एंड भी ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इट फॉर्म्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें हम ग्लूकारिक एसिड फॉर ग्लूकोज और इन जनरल सैकरिक एसिड्स, अल्टारिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन दोनों रिएक्शन पूछी गई हैं सेम पेपर में, है ना। मैं शिफ्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ, सेम शिफ्ट में ही थी, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, लेकिन दोनों में पूछी गई है। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन का रिएजेंट है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है तो हम CHO को CH3 कर देंगे, दैट इज फाइनल, नो प्रॉब्लम। हम उसको CH3 कर दें, और वो तो सभी लोग कर चुके होंगे अभी तक अपने दिमाग में। मैं उस स्टेज से ही आगे सवाल को बढ़ा रही हूँ। OH CH CH3 CH2 CH3, यहाँ तक आप सब अपने दिमाग में आ गए हैं कि भाई ये तो बनेगा। अब क्योंकि कंडीशन HCl हीट की है और ये कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं बेंजाइल है, तो डेफिनेटली दिस विल गो टू कार्बोकैटायनिक स्टेज, ये कार्बोकैटायन बना लेगा CH CH3 CH2 एंड CH3। अब आप देखिए दिस benzene will give very good resonance to the conjugated double bond जो अब बने, है ना, और हीट है इसलिए हम एलिमिनेशन सपोर्ट कर सकते हैं। और ये अल्कीन जो है वो काफ़ी स्टेबल भी है क्योंकि उसे बेंजीन से भी रेजोनेंस मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेटिव भी उसे बहुत अच्छे अल्फा एच का काउंट मिल रहा है। सो दिस बीइंग अ स्टेबल प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे भाई मेजर प्रोडक्ट अगर पूछा जा रहा है तो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब हम क्या ढूंढने वाले हैं, PHCH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 एंड CH3। आइए ऑप्शंस में देखना शुरू करें। PHCHOH, OH HCl की प्रेजेंस में नहीं बचेगा, ये गलत है ना। दिस सीम्स टू बी करेक्ट, PHCH डबल बॉन्ड, ये सही लग रहा। और ये देखिए B और C ऑप्शन कितने क्लोज हैं, जल्दबाजी में आप यहाँ एरर कर सकते हैं। ये पोजीशन ऑफ दिस CH3 इज रॉन्ग, और D तो खैर पूरी तरह से ही गलत है। तो आंसर है B ओनली, मतलब आंसर इज 2, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगेन assertion and reason. A solution of the product obtained by heating a mole of glycine. Let me write first glycine for you. Glycine is the smallest amino acid. ये है glycine, ठीक। With a mole of chlorine, इसकी रिएक्शन क्लोरीन एंड रेड फॉस्फोरस के साथ करवाई जा रही है। ये रेड फॉस्फोरस क्लोरीन और ये पूरी रिएक्शन की अगर अब बात करें तो ये है HZ, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्कीज रिएक्शन। और ये रिएक्शन में अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। अल्फा पोजीशन पे यहाँ अल्फा टू व्हाट, अल्फा टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये देखिए यस अ कायरल सेंटर, अ कायरल कार्बन इज जनरेटेड। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। मोल ऑफ ग्लाइसिन विद अ मोल ऑफ क्लोरीन in presence of red phosphorus generates chiral carbon atom. Yes, it generates chiral carbon atom. अगर पूछा जाता कि क्या प्रोडक्ट
ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये रेजिमिक मिक्सचर के तौर से बनेगा, दोनों R और S दोनों आइसोमर बराबर अमाउंट में बनेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन को पूछते हैं, सोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मोल ऑफ ग्लाइसिन विद अ मोल ऑफ क्लोरीन इन रेड फास्फोरस एंड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस जनरेट्स ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, तो ये फॉल्स होता। जनरेट्स अ मॉलिक्यूल विद अ कायरल कार्बन, तो ये ट्रू है। ठीक, so be very careful while you read the language. So this statement is true. A molecule with two chiral carbons is always optically active. Now is always बोल दिया मतलब हमेशा। In the light of the above statement choose the following. अभी हमने just 2 क्वेश्चन पहले ही ये देखिए, there was a molecule with 2 chiral center and it was not optically active because it was meso. Right? So this particular statement, second statement is false. तो हमें ऐसा ढूंढना है A is true, R is false and therefore answer is true. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइट ऑफ अटैक क्या होगा। देखिए आपके पास रिंग जो है उसके पास 3 ग्रुप्स अटैच हैं, है ना। ये प्लस H, इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये भी प्लस H, लेकिन फिनॉल OH जो है ये प्लस R ग्रेटर देन माइनस I से एक्टिवेटिंग नेचर दिखाएगा। तो दिस इज द ग्रुप विच इज मोस्ट एक्टिवेटिंग। यहाँ जो तीनों है उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग यही होगा। इफ दिस इज मोस्ट एक्टिवेटिंग तो कंट्रोल इसका होगा फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ? एक पोजीशन है मेरे को यहाँ अटैक कराने को, राइट। एक पोजीशन मैं कह रही हूँ यहाँ और एक यहाँ। ये पोजीशन इज नॉट सूटेबल क्योंकि 4 ग्रुप्स कंटिन्यूएशन में विल बी डीस्टेबलाइज, तो हम सामने अटैक कराएंगे। अटैक किस चीज़ का कराएंगे? ये NaNO2 प्लस HCl आप याद ही कर लीजिए, इट इज सोर्स ऑफ NO प्लस। यस, देयर इज अ कंप्लीट मैकेनिज्म, क्या बना कैसे बना, आपको रिविजन सीरीज के थ्योरी लेक्चर्स में मैकेनिज्म मिलेगा, है ना। बट अगर आप इसे थोड़ा दिमाग में रख पाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा और आप इस जगह पर डायरेक्टली NO लगा लेंगे, NaNO2 प्लस HCl। तो दिस इज आवर A। अब हमसे कहा जा रहा है NH4SH और वाटर, ठीक। तो इट रिड्यूसेस NO टू NH2, तो ये NO को NH2 में रिड्यूस करेगा और ये बन गया, ठीक। तो यहाँ ये आंसर बन गया B। तो आंसर इज 2। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने के लिए। ये जो कीटोन दिया है कि कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन कराएं तो बॉन्ड कहाँ से तोड़े। मेरे पास 2 चॉइसेस है ना, मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकती हूँ और यहाँ से भी कर सकती हूँ। कहाँ से हमें सवाल को सॉल्व करते वक्त फॉर मेजर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, राइट। तो आइए उसी को मैं समझाऊँ आपको। सबसे पहले देखिए, इसमें आप हमेशा जब भी मेजर की बात आए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका टॉटोमर बनाकर कौन सा मेजर बन रहा है। देखिए मेरे पास 2 टॉटोमर की चॉइसेस है, R डबल बॉन्ड OH और R डबल बॉन्ड इधर और OH। मैं 2 टॉटोमर यहाँ बना सकती हूँ। अब आप चेक करें कि इसमें कौन सा टॉटोमर मेजर होगा और वही आपको आगे सवाल ऑक्सीडेशन का डायरेक्शन देगा। डेफिनेटली मेजर ये होगा क्योंकि अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये टॉटोमर माइनर है, इसलिए मेजर के रास्ते पर आप इसको लेकर चलेंगे। अब जब इसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराया गया, हीट नहीं दी, मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि ब्रेक होना ही है, कीटोन विगरस कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। अब आप इसे ब्रेक कर दीजिए। जिस तरीके से आप अल्कीन का ऑक्सीडेशन
करते हैं या रादर ओजोनलिसिस करते हैं, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। R1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन, तो R ये 1 2 3 4 5 और ये 6th कार्बन, ये आपका बन गया A, जो कि मेजर कहा जा रहा है। अब देखिए ये जो है NH2 डॉट KOH या कॉमा KOH, ये किस चीज़ के लिए है? ये आपको वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक। वुल्फ किश्नर रिडक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन एसिड, इट ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो 1 2 3 4 5 एंड एसिडिक एंड विल सर्वाइव लाइक दैट ओनली, तो ये आपका बना बी, राइट। तो हमें क्या चाहिए? कीटो और एसिड, कीटो और एसिड, नो। अल्डिहाइड, 2 एसिड्स, नो। तो चांस तो बस इसी का ही है, वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, कीटो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, एंड it is reduced, and 1 2 3 4 5 and 6 is acid, correct, and therefore answer for question number 5 is O. Let's move to question number 6. Again an important question, क्योंकि आप क्रोमेटोग्राफी में हर लेक्चर में बोल रही हूँ, इग्नोर करके नेग्लेक्ट करके बगैर पढ़े ना जाएं, थोड़ा NCERT पढ़ लें, थोड़ा लैब मैनुअल पढ़ लें, बहुत है ना। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अ मिक्सचर shows the following observation. थिन लेयर मतलब आप समझ लीजिए कि एक जो आपकी स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर आपने एल्यूमिना या सिलिका का पेस्ट लगाया, यहाँ से आप ये समझें, ये स्लाइड ऑब्टेन करिए ना, तो यहाँ पर जो है वो मोबाइल फेस के अंदर इसे डिप किया गया होगा और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, राइट। अब आप देखिए, जिसका इंटरैक्शन विथ स्टेशनरी फेज सबसे ज़्यादा होगा, उसको मूवमेंट उतना मुश्किल होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होगा ऑन दी पोलर स्टेशनरी फेज, कौन है यहाँ? SiO2 या Al2O3, तो वो मूव कम करेगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जब बात होती है तो यही का यही कॉलम इन्वर्ट हो जाएगा, बातें उल्टी हो जाएंगी। आप टॉप से मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन मतलब कौन सबसे जल्दी बाहर आएगा, यहाँ से बाहर कौन जल्दी आएगा। तो ये जो आपकी प्लेट है ये पलट जाएगी, ठीक है, आपकी प्लेट पलट जाएगी। अब ए सबसे नीचे होगा, फिर कहीं सी होगा, फिर कहीं बी होगा, क्योंकि यही की यही बात हो रही है लेकिन ऊपर से आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन करेगा, राइट, विद द स्टेशनरी फेज, वो सबसे ऊपर होगा, और जो मोबाइल फेज से ज़्यादा इंटरैक्शन करेगा स्टेशनरी से कम, वो उतनी जल्दी नीचे की तरफ आएगा। तो ए आपका जो है वो सबसे नीचे आया, फिर सी, फिर बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इल्यूजन, तो सबसे पहले आपको कौन मिल रहा है? तो सबसे पहले हमें ए मिला, फिर सी, फिर बी, तो इट सीम्स आंसर 1 इज करेक्ट। देखिए लिखा है सिलिका जेल SiO2 पर ये काम किया गया है। SiO2 इज पोलर एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला लॉजिक है, तो जो चीज़ ज़्यादा पोलर होगी वो उतना स्लो इल्यूशन उसका देखने को मिलेगा, ओके, और जो जितनी नॉन पोलर होगी वो उतना फास्ट मीडियम से बाहर को भागेगी, ठीक। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये बार बार आ रही है, ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में नज़र आ रही है, सो बी केयरफुल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्थोफिनाइलिन डायअमीन। नाउ व्हाट इज ऑर्थोफिनाइलिन डायअमीन? NH2 NH2, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HNO2 से, और फिर से बात है मेजर की। HNO2 मतलब डायजोनियम, हम दो जगह एक साथ डायजोनियम नहीं बना सकते, ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रक्चर विल बिकम हाईली अनस्टेबल। 2 N2 पॉजिटिव वो नहीं बनेगा। कोई भी एक एंड पर मैंने डायजोनियम बनाया और एक NH2 अलाइव रहा। अब
जो रिएक्शन आप डायजो कपलिंग या इस तरह की रिएक्शन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंस नाइट्रोजन पर ऐसे अटैक कर दे और आपको इंट्रामोलिकुलर अटैक देखने को मिल गया, ये देखिए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन वापस रिलीज हो जाएगा -H+, एंड दिस शुड बी योर आंसर. विच इज दिस आंसर? लेट अस चेक. ये दोनों सेम ही आ गए लग रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इनमें कोई अंतर रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड रहे होंगे. तो आंसर इज दिस, आंसर इज 1. ठीक, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Arrange the following compounds in increasing order of rate of electrophilic substitution reaction. तो रिंग पर यानी बेंजीन एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का रेट ज़्यादा होगा. दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें यूज़ करना है. अब आप इस रिंग पर देखिए क्या है, इस पे CHOH है और CH2 है. इस रिंग पर देखिए OH है, CH2 है और CH2 है. तो B के पास 3 एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट OH है जो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स देगा, राइट. सो ये एक अच्छा पॉसिबिलिटी हो सकती है और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहे. C की बात करूं, C से तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -R ग्रुप लगा है, तो दिस इज गोइंग टू बी वर्स्ट. हमें किस ऑर्डर में चलना है? इंक्रीजिंग, मतलब C सबसे खराब होगा, ये तो क्लियर है. ठीक, तो जो भी है C सबसे कम, ऐसा देखकर आंसर तो 3rd हो गया, पर पूरा ऑर्डर सही है कि नहीं हम चेक करें, है ना. तो सबसे कम C है. ठीक, उसके बाद इसके पास 3 ग्रुप्स है, इसके पास 2 है, तो उसके बाद 2 होना, ये A होना चाहिए, ये बात भी सही आती है. अब हम 3 ग्रुप्स, इस पे भी आपको 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं. यहाँ 1+R, 2+H, यहाँ 2+R, ये ऑक्सीजन भी तो +R है. तो D इज गोइंग टू बी द बेस्ट और B इंटरमीडिएट CABD, आंसर 3 इज द करेक्ट चॉइस. ओके, ठीक. आप इस तरह के सवालों में पूरा एक एक चीज, ये क्या, ये कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है, सबको दिमाग में लेकर चलें. हो सके तो स्क्रिबल पैड पर फटाफट स्ट्रक्चर्स बनाएं. एंड दैट इज वाई वाइल टीचिंग आई ऑलवेज टेल यू, मेक योर ओन नोट्स. डोंट डिपेंड ऑन PDFs, डोंट डिपेंड ऑन आर नोट्स और एनीवन्स नोट्स की बस प्रिंट ले लिया और कर लिए. वो कभी भी स्पीड नहीं देता, और वहाँ आप जब खुद बनाएंगे तभी आपको प्रोसेसर तेज चलेगा. So let us move to 9th. Question number 9. क्या कह रहा है question number 9? ये यहाँ Cl लगा हुआ है, nucleophile displaced, nucleophile displaced. Where nucleophile is nucleophile, Nu is nucleophile. Find out the correct statement from the options given below for the above 2 reactions. Reaction 1 is of second order. Second order मतलब जहाँ पर भी ये शब्द second order है, इसे हम मानकर चलें कि SN2 की बात कर रहा है, और जहाँ पर भी ये फर्स्ट ऑर्डर है हम मानते हैं ये SN1 की बात कर रहा है. अब अगर मैं देखूं तो फर्स्ट वन जो है वो बहुत ही अच्छा कार्बोकैटायन बना रहा है ना. फर्स्ट वन जहाँ OMe CH2 पॉजिटिव इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, रेट इज फास्टर, है ना. सो दिस इज गुड. सेकेंड वन की जब मैं बात करूं तो यहाँ आता है NO2 और CH2+. दिस इज आई कैन से इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, तो फर्स्ट तो हर हाल में SN1 प्रिफर करेगा. अब बेंजाइल SN1 और SN2 दोनों के लिए अच्छा होता है. ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SN1 के लिए ही बेंजाइल अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के लिए अच्छा होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यहाँ आप कह सकते हैं कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि SN2 की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है, तो वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंस बिहेवियर दिखाती है. तो NO2 की प्रेजेंस विल सपोर्ट SN2
फॉर दिस सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं ये SN1 और ये SN2 में जाना चाहिए। तो रिएक्शन 1 and 2 बोथ वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड एंड फोर्थ हमारे लिए सही नहीं है। रिएक्शन 1 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन 2 इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आंसर इज ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A, ये इवनिंग में आया हुआ क्वेश्चन था, can be subjected to Wolff-Kishner reduction to give this. ओके, हम ये कंपाउंड को ज़रा यहाँ लिखें और देखें कि क्या ये बन सकता है। अब आपके पास वुल्फ-किश्नर की कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर तो है ही, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था वी हैव हाइड्रोजीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH और हीट। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड KOH होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस और हीट अवेलेबल है, ठीक, तो यहाँ अल्कीन बनती है। ठीक, ये सही है कि यस यू विल गेट दिस, बट इस पर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस E2 भी तो होगी, और इसलिए आंसर ये बनना चाहिए कि क्लोरीन जो है इस वुल्फ-किश्नर में सरवाइव नहीं करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। Wolff-Kishner reduction is used for this reduction, yes. So second statement is true. First is false and second is true. Answer is ठीक। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड अगर कहीं होता है या इपॉक्सी होता है तो वुल्फ-किश्नर फेल होता है। अदरवाइज वुल्फ-किश्नर इज रिलेटिवली सेफर एज कंपेयर टू क्लेमेंसन। क्लेमेंसन में एसिडिक मीडियम है, इट कैन डिस्टर्ब मोर नंबर ऑफ functional groups, right? Plus Clemenson also reduces nitro and cyano to their respective amines besides aldehyde and ketone. तो उसकी उस तरह से सिलेक्टिविटी भी कम है और कार्बोकेटायनिक जहाँ बन सकते हैं वहाँ अटैक भी कराता है। तो वुल्फ-किश्नर वैसे बेटर है, लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड हो तो उसको E2 ज़रूर करवा सकता है वुल्फ-किश्नर, वो आपको ध्यान रखना होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अगेन मेजर प्रोडक्ट पर बात करने को कहा गया है, ठीक। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर को भी गिनना है या नहीं, ये हमेशा मन में डिस्प्यूट बना रहता है, ठीक। ये अब HBr, ठीक, HBr के साथ कार्बोकेटायन हमने बना लिया, मिथाइल यहाँ है, इट शुड रीअरेंज, मेजर प्रोडक्ट की तरफ ये तो नहीं जाएगा, और इसमें मिथाइल की शिफ्ट दिख रही है। इससे पहले वी विल हैव मिथाइल शिफ्ट, तो कार्बोकेटायन आपका यहाँ गया, यहाँ मिथाइल आ गया, ठीक। इस स्टेज पर भी क्या ये मेजर प्रोडक्ट या स्टेबल कार्बोकेटायन है? 1 2 3 4 अल्फा एच, यहाँ पर भी ये 4 अल्फा एच दे रहा है। अगर एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, देख लेंगे, अगर इससे ज़्यादा स्टेबल बना तो हम उधर जाएंगे, नहीं तो वी विल कम बैक टू। तो अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेता तो मिथाइल और पॉजिटिव यहाँ आ जाता। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव को कंसिडर करूँ तो मेरे पास 3 अल्फा एच यहाँ, 4 5 और एक 6, तो मुझे यहाँ 6 अल्फा एच 3 डिग्री, ये 4 अल्फा एच, ये 6 अल्फा एच, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स तो आपके 6 अल्फा एच के कारण आएंगे, और एक ओरिजिनल प्लस 1 ओरिजिनल स्ट्रक्चर, तो टोटल 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 7, ठीक। Involved to stabilize the carbocation, how many structures are there? There are 7 structures. Moving to question number 12. This was a disputed question. Number of compounds from the following which will not produce, है ना, जो नहीं करेंगे, which will not produce
orange red precipitate with Benedict solution. What is Benedict solution? It is Fehling जैसा ही. Fehling is copper sulfate in alkaline medium stabilized by Rochely salt, which is a sodium potassium tartarate. Benedict is same alkaline copper sulfate stabilized by citrate salt. सिर्फ स्टेबलाइजर चेंज हो रहा है, बाकी रिएक्शन वही होती है. और उस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि आपके पास अल्डिहाइड है, तो ये जो CuO होता है इट चेंजेस टू Cu2O ब्रिक रेड ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट और ये एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट होता है. दिस रिएक्शन इज फिक्स्ड. ठीक, अब हमसे कह रहा है इनमें से कौन नहीं देगा. तो कौन देता है? हर वो जिसके पास डायरेक्टली अल्डिहाइड हो, ऐसी चीज है जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, है ना, फ्रुक्टोज जैसी, जो आगे चलकर अल्डोज में कन्वर्ट हो रही हो, वो दे सकते हैं. आगे चलकर मतलब टॉटमराइज होकर. ठीक, या ऐसे हेमी एसिटल्स विच कैन ओपन टू अल्डोज. ठीक, वो दे सकते हैं. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें आंसर या ये प्रेसिपिटेट देंगे. हमसे पूछा है कौन नहीं देगा. आइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं. इन 7 के 7 मॉलिक्यूल्स का NCERT से मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिया हुआ है. दिस फर्स्ट वन, ये जो है ये ग्लूकोज का ले रखा है. ये देखिए, ये एनोमेरिक कार्बन, इस एनोमेरिक कार्बन को अल्कलाइन मीडियम में ये ओपन हो जाएगा एंड यू विल हैव अल्डोज. सो ये टेस्ट देगा, दिस विल गिव दैट प्रेसिपिटेट, चाहे वो अल्फा डी हो या बीटा डी हो, दोनों ही ये टेस्ट देंगे. सो ग्लूकोज आंसर में नहीं होगा. माल्टोज की बात की जाए, जब डाइसेक्राइड हो तो यू स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू एंड सर्च द एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक मतलब अ कार्बन जिसपे 2 ऑक्सीजन लगे हों. देखिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन. दिस ऑक्सीजन अटैच्ड टू कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू कार्बन. तो ये हो गया आपका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट. ठीक, एक भी रिड्यूसिंग मिल गया तो ओवरऑल मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग होगा. और यहाँ देखिए, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग पार्ट. कैसे हो जाएगा ये रिड्यूसिंग पार्ट? क्योंकि ये हेमी एसिटल है ना, दिस इज हेमी एसिटल. तो ये हो गई रिड्यूसिंग शुगर, ये टेस्ट देगी. तो ये भी आपके आंसर में शामिल नहीं है. सुक्रोज, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, O कार्बन O कार्बन. सिमिलरली दिस एनोमेरिक कार्बन O कार्बन O कार्बन. तो ये दोनों ही पॉइंट्स एसिटल या कीटल हैं, है ना, कीटोन का कीटल और एसीटोन और अल्डिहाइड का एसिटल. तो ये नॉन रिड्यूसिंग ही, ये आपका एक आंसर का हिस्सा ये होगा. ठीक, तो दिस इज अवर वन पार्ट ऑफ द आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट हमसे दिया गया है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. अगेन whatever happens is at number 2 राइबोज या 2 डीऑक्सीराइबोज. लेकिन ये पार्ट तो अल्डोज ही है ना, ये जो पार्ट है ये तो अल्डोज की ही तरह बिहेव करेगा एंड देयरफॉर ये रिड्यूसिंग होगी और ये आंसर में नहीं शामिल होगी. अमाइलोज इज अ पॉलीसेकेराइड and you will not have any of the sites which is reducing. तो ये कैसा बिहेव करेगा? नॉन रिड्यूसिंग. ये आंसर का सेकेंड पार्ट बना. ठीक, एक हमें मिला था सुक्रोज और एक हमें मिला है अमाइलोज. 2 आंसर मिल गए हैं. अब आते हैं हम लास्ट लैक्टोज पर. लैक्टोज में यहाँ राइट एक्सट्रीम पे देखिए, ये वाला एनोमेरिक कार्बन जो है ये हेमी एसिटल है, तो ये भी क्या बन गया? रिड्यूसिंग, है ना. एक OH और एक OR इज हेमी एसिटल और ये वाला नॉन रिड्यूसिंग है, O कार्बन O कार्बन. एक कार्बन भी रिड्यूसिंग मिल गया आपको, आप आंसर टिक कर दीजिए डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्स में. ठीक, तो आपके पास टोटल देयर आर 2 नॉन रिड्यूसिंग. कौन सी? सुक्रोज एंड अमाइलोज. ठीक, तो 3
found sucrose and amylose to be non-reducing as per NCERT. All structures taken from NCERT, all facts taken from NCERT, है ना, to be non-reducing. Therefore answer should be 2. इसलिए आंसर 2 होना चाहिए. But NTA gave 3 और काफ़ी ऑब्जेक्शन के बाद भी ये आंसर उन्होंने चेंज नहीं किया, जबकि सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको शेयर करे हैं ये सब NCERT से हैं. इन सभी के साथ ही वहाँ लिखा हुआ है ये रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग, आप कंफर्म कर सकते हैं. तो अगर ऐसा हमारे साथ हो गया तो इस सब की चिंता का कोई एंड नहीं है. हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, नो वन कैन डू एनीथिंग. बट NTA में कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर वो आंसर कई बार गलत होते हुए भी काफ़ी लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, काफ़ी लोग उस पर जिसे कहें अलग अलग तरह से अपनी ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, बट समटाइम्स दे जस्ट बिहेव वेरी रिजिड एंड दे डू नॉट चेंज, राइट. तो हम उसमें कुछ भी कर नहीं सकते. बट क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है कि दोबारा सवाल आए और यही हो तो भी क्या आंसर वो 3 देंगे. तो वी शुड ऑलवेज गो बाय व्हाट इज करेक्ट. सो यू नो दैट द आंसर शुड बी 2. ठीक. So now we are at the number 13th question. The number of possible isomeric products formed when 3-chloro-1-butene. This is 3-chloro-1-butene reacts with HCl. तो ये जब HCl से रिएक्ट करता है, देखिए H+ इस तरीके से अटैक करेगा इस पर, तो ये साइक्लिक क्लोरोनियम बनाता है. ठीक. और ये साइक्लिक क्लोरोनियम जो है ये ऑफ कोर्स दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा सब कुछ. अब आपके पास जब इस पे क्लोराइड अटैक करे ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है. और एक अगर मैं इस पर जो कंडीशन है माइनर ही, क्योंकि हमसे पूछा नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स की बात की गई है कि अगर कार्बोकेटायन इस तरीके का हो तब तो यस देयर इज जेम डाइक्लोराइड. तो इसका 1 और इसमें स्टीरियो को शामिल करें तो टोटल 3 प्रोडक्ट्स. तो टोटल हम यहाँ कह सकते इज 4 products formed. Is that clear? And this carbocation is stable. हाँ, ये रेजोनेंस की वजह से रिलेटिवली रादर स्टेबल की जगह मैं कहूँगी लेस डी स्टेबल देन अगर यहाँ फुल पॉजिटिव बनाते तो. लास्ट क्वेश्चन, X मोल ऑफ MEMGBr. ये क्वेश्चन लेने का कारण क्या है ना. CHO CH2H2 CH2OH. अब इस पर जब हम सबसे पहले ग्रिग्नाट डालेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन तो एसिड बेस होगी. तो क्या हमें इसको लेना है O- MgBr पॉजिटिव? यस लेना है. ठीक. आपका ग्रिग्नाट तो खर्चा हो गया ना, MEH मीथेन उड़ गई है. अब आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ MEMGBr जब डालेंगे वो यहाँ आएगा O- MgBr O MgBr. नाउ हाइड्रोलिसिस. अब आप हाइड्रोलिसिस करिए, है ना. OH एंड OH. तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो अब बन रहा है. ठीक. अब आप देखिए इसका आपने 1 मोल लिया, मतलब Y की वैल्यू हो गई 1. ठीक. और ग्रिग्नाट आपको कितने मोल खर्चा हुआ 2, तो X की वैल्यू हो गई है 2. और आंसर आपको देना है X/Y, दैट इज 2/1. तो आंसर हो गया है 2. क्लियर. तो आपको जहां भी एसिड बेस में भी अगर ग्रिग्नाट खर्चा हुआ है तो उसको काउंट में तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा. अगर बाद में आया है उस पर वापस H तो वो तो वाटर से आया है, ग्रिग्नाट का कंजम्पशन तो हुआ ही है. इज दैट क्लियर. तो इसी के साथ हमारा ये 23rd एपिसोड और 11th अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है.
ठीक, दोबारा मिलेंगे एपिसोड नंबर 24 में जल्दी ही। हाँ, पर मैं जाने से पहले आपको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना सिर्फ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स के साथ या जो भी इसे यूज़ कर सकता है उसके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो पर भी जाते जाते ड्रॉप अ कमेंट और अ लाइक, दैट वुड डेफिनेटली बी वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अस। इसके अलावा डाउनलोड आवर ऐप। आप अभी जब मेन से फ्री होंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे या सेशन 2 की तरफ जब जाएंगे तो आपको उस ऐप में काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेस मिलेंगे विच विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ठीक, फॉर सेशन 2 ऑफ मेंस एज वेल एज योर एडवांस। आप कोई चैप्टर की ज़रूरत महसूस करें, आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज मिलेंगे। आपको फुल क्रैश चाहिए वो मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो मिलेंगे। ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे एडवांस और सेकंड शिफ्ट या सेकंड सेशन ऑफ मेंस के लिए वहाँ हेल्प मिलेगी। उसके लिए लिंक मैंने यहाँ इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लीज़ क्लिक द लिंक एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप डायरेक्टली फ्रॉम देयर। ओके, और अब क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सिर्फ अपने मॉक टेस्ट देते जाएं, पास्ट पेपर डिस्कशन देखें और जो आपकी एरर्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को बार बार रेक्टिफाई करें, रिवाइज करें। नया कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक, कोशिश करें कि वो एप्टीट्यूड हो आप में कि वो 3 आवर्स का प्रेशर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आखिरी मोमेंट तक हैंडल कर पाएं और अपना बेस्ट परफॉर्म दे सकें। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।